राजा जयसिंह अपने महल के मंत्री के साथ खड़े थे। दोनों राजनीतिक स्थिरता के विषय पर बात कर रहे थे। तभी उनका सेनापति तेजी से उनके पास आया। क्षमा करें महाराज, मुझे एक आवश्यक विषय पर आपको सूचित करना है। कहो सेनापति, क्या बात है? महाराज, हमारे महल के कारागार में एक कैदी है, अमर सिंह। उसे आपके पूज्य पिता महाराजा विक्रमजीत ने स्वयं मृत्यु दंड की सजा सुनाई थी, परंतु दुर्भाग्यवश सजा दिए जाने से ठीक पहले महाराज का स्वर्गवास हो गया। अब आप राजा हैं। महाराज के सभी अपूर्ण कार्य अब आपको ही पूर्ण करने हैं। अब मेरा निवेदन है महाराज, आप उस कैदी के संबंध में अपना निर्णय सुनाइए। उस कैदी का क्या करना है महाराज? करना क्या है? उसे वही सजा मिलेगी जो पिताजी ने सुनाई थी, मृत्युदंड। पिताश्री का निर्णय और राज्य का अंतिम निर्णय था। जाकर आज्ञा का पालन करो सेनापति। जो आज्ञा महाराज। सेनापति ने सम्मान पूर्वक सिर झुकाया और तुरंत वहां से चले गए। सेनापति सीधे महल के कारागार में पहुंचे। उन्होंने कैदी अमर सिंह को काल कोठरी में आवाज दी। अमर सिंह, ओ अमर सिंह, तुझे यह सूचित किया जाता है कि नए महाराजा जय सिंह ने भी तेरे पूरे मृत्युदंड की सजा को कायम रखा है। इस पूर्मा को तुझे मृत्युदंड दिया जाएगा। यह महाराजा का आदेश है। सेनापति ने सूचना दी और सैनिकों को सतर्क रहने का आदेश देकर वहां से चले गए। अमर सिंह, जो वास्तव में एक नेक दिल और समझदार युवक था, वह गहरी सांस लेते हुए बोला, मृत्युदंड, वो भी पूर्णिमा को, यानी अब कुछ ही दिन है इस जीवन के। मुझे लगा था नए महाराजा युवा है, शायद उनमें कुछ दया होगी, शायद वह एक बार फिर मेरे मामले को देखेंगे, लेकिन नहीं। कैसी आशा! राजा बदल गया पर राजधर्म वही रहा। पिता का फैसला पत्थर की लकीर है। उन्होंने शायद यही सोचा होगा, एक युवा राजा जिसका पहला बड़ा निर्णय किसी निर्दोष को मौत देना। ओ ईश्वर, क्या यही मेरा भाग्य था? ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और वह भयानक दिन भी आ ही गया जब कैदी अमर सिंह को मृत्यु दंड दिया जाना था। इस राज्य में कैदी को हमेशा घोड़ों के पैरों तले कुचल कर मारा जाता था। 2 सैनिक अमर सिंह को पकड़कर राजा के पास लेकर आए। अमर सिंह के चेहरे पर न तो भय था, न निराशा, बल्कि एक गहरी शांति और आत्मविश्वास था। ठहरो, यह हमारे राज्य का विधान है। मृत्युदंड दिए जाने से पहले कैदी से उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। अमर सिंह, मरने से पहले हम कैदी की अंतिम इच्छा पूछते हैं। तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? हम उसे अवश्य पूरी करेंगे। अमर सिंह ने क्षण भर के लिए राजा की ओर देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। ओह अच्छा, तू राजा मेरी अंतिम इच्छा पूरी करेंगे, यह सुनकर मुझे प्रशंसा हुई। मेरी अंतिम इच्छा यह है, यह मृत्युदंड जो मुझे मिलना है, यह किसी साधारण गली मोहल्ले के घोड़े के कुचलने से नहीं होना चाहिए। मेरी मौत सबसे ऊंचे नस्लदार घोड़े के पैरों के तले कुचलकर होनी चाहिए। ऐसे घोड़े जिनकी नस्ल पूरे राज्य में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। राजा जयसिंह, जो युवा होने के कारण अनुभवहीन थे और अपने पिता के फैसलों को पूरी तरह लागू करने की जल्दी में थे, उन्होंने इस इच्छा को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया। हमारी प्रजा का अंतिम सम्मान भी सर्वोत्तम होना चाहिए, भले ही तुम अपराधी हो। सैनिकों, तुरंत राज्य के कोने कोने में जाओ और 2 सबसे बेहतरीन नस्लदार घोड़े ढूंढ कर लाओ। सैनिक आदेश मिलते ही चारों दिशाओं में निकल गए। दोपहर बीत गई, फिर शाम होने लगी, लेकिन कोई भी उच्च नस्ल वाला घोड़ा नहीं मिला। महाराज, सूर्य अस्त होने वाला है। सैनिकों ने हर अस्तबल छान मारा, पर आपके मांगे गए मापदंड के अनुसार नस्लदार घोड़े नहीं मिले। राज्य में फिलहाल ऐसे उत्तम घोड़े उपलब्ध नहीं है। राजा क्रोधित हो गए। उन्हें लगा कि यदि सजा टली तो उनकी बदनामी होगी। क्या? यह क्या बकवास है? मेरी प्रजा मेरा आदेश नहीं मान सकती। सुनो, आज इस कैदी को सजा नहीं मिलेगी, इसे कल सजा दी जाएगी। कल चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं से भी, किसी भी तरह 2 नस्लदार घोड़े ढूंढ कर लाए जाए।
अगर कल तक घोड़े नहीं मिले तो मैं तुम सभी दरबारियों को राज्य से बाहर निकाल दूंगा। जाओ। राजा के भय से सभी सैनिक और मंत्री पूरी रात घोड़े ढूंढने में लगे रहे। मंत्री विद्यासागर ने कैसे भी कर दूसरे राज्य से अगली सुबह होने से पहले 2 शानदार उत्तम नस्ल के घोड़े मंगवाए। जब राजा ने उन शानदार घोड़ों को अपने अहाते में खड़ा देखा तो वह बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि शर्मिंदगी टल गई। ओ अमर सिंह, तेरी किस्मत अच्छी थी। राजा ने अपनी आज्ञा से 2 नस्लदार घोड़े ढूंढवा लिए हैं। तुम आज तो बच गई, पर कल तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। नहीं मित्र, जो ईश्वर ने चाहा वही होगा। जिस तरह मैं आज बच गया हूं, यकीन मानो कल भी मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। डर तो राजा के चेहरे पर होना चाहिए, मेरे नहीं। अमर सिंह के चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक थी। वह एक समझदार और चालाक कैदी था। अगली सुबह कैदी अमर सिंह को फिर से मृत्यु दंड के स्थल पर लाया गया। 2 शानदार उत्तम नस्ल के घोड़े तैयार खड़े थे। राजा जयसिंह अमर सिंह के पास आए। अमर सिंह, तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी कर दी गई है। यह देखो, तुम्हारे कहे अनुसार हमने राज्य के सबसे उत्तम नस्ल के घोड़े मंगवाए हैं। अब तैयार हो जाओ मरने के लिए। अमर सिंह ने राजा की ओर देखा और विनम्रता से बोला, ठहरो महाराज, यह तो घोर अन्याय है। क्या बकवास कर रहे हो? मृत्यु के द्वार पर खड़े हो और फिर भी चालबाजी। किस बात का न्याय? महाराज, अन्याय इसलिए कि आपने मेरी इच्छा पूरी नहीं की। आपने जो घोड़े मंगवाए हैं उनमें से केवल एक ही घोड़ा असली नस्ल का है। दूसरा घोड़ा तो एक जंगली और साधारण घोड़ा है, जिसे बस सजावट के लिए यहाँ खड़ा कर दिया गया है। राजा जयसिंह का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। मंत्री विद्यासागर, क्या ये कैदी सच कह रहा है? क्या ये घोड़े उत्तम नस्ल के नहीं है? मंत्री विद्यासागर डर से कांपते हुए राजा के सामने आए और गर्दन झुका ली। क्षमा करें महाराज, कैदी सही कह रहा है। वो दरअसल हमें रात भर तक तलाश करने के बावजूद सिर्फ एक ही उत्तम नस्ल का घोड़ा मिला। समय कम था और आपके क्रोध के भय से हमने एक जिमीदार से एक जंगली घोड़ा खरीद कर यहाँ खड़ा कर दिया। हमें लगा कि आप पहचान नहीं पाएंगे। हो मंत्री, तुम। राजा अत्यंत क्रोधित थे, पर साथ ही वह इस बात से चकित थे कि यह बात इस कैदी को कैसे पता चली। इस कैदी को इस बात का कैसे पता चला कि इनमें से एक घोड़ा नकली है? अमर सिंह, तुम यह बताओ, तुमने बस दूर से देखकर यह कैसे जान लिया कि इनमें से एक घोड़ा नस्ल का है और दूसरा जंगली? मुझे बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें अभी मृत्यु दंड दूंगा। अमर सिंह ने दोनों घोड़ों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए राजा को समझाना शुरू किया। महाराज, इसमें कोई जादू नहीं है, बस निरीक्षण है। असली नस्ल का घोड़ा हमेशा स्थिर, शांत और बिल्कुल सीधा खड़ा रहता है। उसकी शक्ति पर उसका नियंत्रण होता है। उसके सिर्फ पूंछ और कान हिलते हैं, जबकि जंगली घोड़ा बेकाबू होता है। वह बेचैनी दिखाता है, अपने पैरों को पटकता है और जंगली हरकतें करता रहता है। अगर आप ध्यान से देखोगे महाराज, तो आपको यह सब साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। राजा जयसिंह मन ही मन सोचने लगे, हो, यह इंसान, यह तो बहुत बुद्धिमान और अक्लमंद है। ऐसे व्यक्ति को मारना और राज्य का नुकसान होगा। सेनापति, मेरा आदेश सुनो। इस कैदी को मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा। इसकी सजा बदलकर उम्र कैद कर दी जाएगी और जब भी राज्य को इसकी बुद्धि की जरूरत होगी, इसे दरबार में पेश किया जाएगा। अमर सिंह को फिर से कारागार में लेकर आते हैं। अरे अमर भाई, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने मृत्यु दंड तो टाल दिया, पर यह उम्र कैद की सजा तो उससे भी कठिन है। यहाँ खाने को सिर्फ आधी रोटी मिलती है। इससे अच्छा तो मृत्यु दंड ही ठीक था। कम से कम एक बार ही दर्द होता। भाई, चिंता क्यों करते हो? मैंने कल भी यही कहा था और आज भी यही कहता हूँ। जो ईश्वर चाहता है वही होता है। इंसान सोचता कुछ और है, पर आखिरी फैसला तो उस ईश्वर के पास है। अगर उसने चाहा तो यह उम्र कैद की सजा भी खत्म हो जाएगी। तुम चिंता मत करो मित्र। काफी समय बीत गया। एक दिन राजा के महल में एक व्यापारी आया।
और उसने एक अत्यंत कीमती हीरो का हार पेश किया। राजा उसे खरीदना चाहते थे। महाराज, इस हार के सभी हीरे असली हैं। इसकी कीमत अतुलनीय है। वैसे राजा को हार तो बहुत पसंद था, पर संदेह के कारण उन्होंने खरीदने का फैसला बदल दिया। तभी राजा को अमर सिंह की याद आई। सेनापति, वह कैदी, वह बुद्धिमान कैदी अमर सिंह, उसे फौरन पेश किया जाए। सैनिक जल्दी से गए और अमर सिंह को कारागार से लेकर आए। सुनो कैदी, अब तुम्हारी बुद्धि की असली परीक्षा है। यह हार लो और मुझे बताओ कि इसमें लगे हीरे असली है या नकली। कैदी ने हार लिया और उसे ध्यान से देखा। क्षमा करें महाराज, इस हार की पूरी और सही तरीके से जांच करने के बाद ही मैं बता सकता हूँ कि हीरे असली है या नकली। मुझे ये हार कुछ समय के लिए दिया जाए। ठीक है, तुम इसकी जांच करो, पर परिणाम सही होना चाहिए। अमर सिंह उस हार को लेकर बाहर चला गया और कुछ समय बाद वापस आया। क्या हुआ कैदी, पता चला कुछ? हाँ महाराज, क्यों नहीं। मैंने अपनी जांच कर ली है। इस हार में लगे हीरों में से सिर्फ 2 हीरे ही असली हैं, बाकी के सभी हीरे नकली कांच के टुकड़े हैं। राजा ने तुरंत व्यापारी की ओर देखा। व्यापारी ने डरते डरते बताया कि कैदी बिल्कुल सही कह रहा है। यह हैरानी की बात है कैदी, तुम फिर से सफल हुए। पर यह बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि इसमें सिर्फ 2 हीरे असली हैं और बाकी के सब नकली? महाराज, असली हीरे की एक खासियत होती है, वह सूरज की रोशनी से गर्म नहीं होता, जबकि नकली हीरा या कांच का टुकड़ा बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। मैंने इस हार को धूप में रखा और जहां जहां गर्मी महसूस नहीं हुई, वह 2 हीरे असली थे। बस इसी साधारण तरीके से मैंने असली और नकली की परख कर ली। राजा जयसिंह कैदी की बुद्धिमानी पर अत्यंत प्रसन्न हुए। बहुत खूब, बहुत खूब। अमर सिंह, तुम सच में बुद्धिमान हो। आज तुमने राज्य का धन बचाया है। सेनापति, इस कैदी को इसकी आधी रोटी की जगह को बदलकर अब 5 रोटी कर दी जाए। सैनिक फिर अमर सिंह को कारागार में लेकर चले गए। सिर्फ 5 रोटी ही? मेरी इतनी अक्लमंदी के काम के लिए 5 रोटी? ये रसोइये राजा का बच्चा, ये अपने आप को समझता क्या है? इसे ये कहते हुए जरा भी शर्म नहीं आई। सेनापति इतना सुन वहां से चले गए। ओ भाई, तुमने ये क्या कह दिया राजा को, वो भी सेनापति के सामने? यह तो सीधा राजद्रोह है। तुमने राजा को रसोइया राजा का बच्चा कहा। सेनापति ने सुन लिया होगा। अब तो तुम्हारा काम खत्म। तुम्हें अब सीधा मृत्यु दंड ही मिलेगा। तुम चिंता क्यों कर रहे हो भाई? जो भी होगा मैं संभाल लूंगा, तुम बस देखते जाओ। सेनापति तुरंत राजा के पास पहुंचे। महाराज, वह कैदी अमर सिंह, उसने आपका घोर अपमान किया। हम उसे कारागार ले जा रहे थे, तभी उसने कहा, उसने आपको रसोइये राजा का बच्चा कहा है। राजा जयसिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या कहा? रसोइये राजा का बच्चा? इसी वक्त उस बेशर्म कैदी को वापस लाया जाए। मैं उसे खुद अपने हाथों से सजा दूंगा। अमर सिंह को फिर से राजा के सामने लाया गया। राजा ने उसे देखते ही कठोर स्वर में कहा, मैंने तुम्हारी मृत्यु की सजा माफ की और बदले में तुमने मेरा ही अपमान किया। अब तुम्हारी जान बच पाना असंभव है। मैंने जो भी कहा है वह बिल्कुल सच कहा है, उसमें रत्ती भर भी झूठ नहीं है। यदि आपको मेरी बात पर संदेह है तो आप अपने राज्य के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी लोगों को पूछ लीजिए कि आपके पूज्य पिता कौन थे और उनका असली काम क्या था। राजा क्षण भर के लिए रुक गए। उन्होंने सोचा, अगर मैंने इसे अभी मौत के घाट उतार दिया तो मेरे सभी दरबारी और सैनिक समझेंगे कि मैं सच्चाई से डर गया हूं। मुझे अब खुद ही सच सामने लाना होगा। मंत्री, जाओ पूरे राज्य के सबसे बूढ़े बुजुर्गों को इसी शरण महल में इकट्ठा होने का हुक्म दो। कुछ ही देर में राज्य के कुछ बुजुर्ग लोग राजा के सामने आ खड़े हुए। आप सभी इस राज्य की पुरानी पीढ़ी के लोग हैं। आप सब सच सच बताएं, मेरे पिता महाराजा विक्रमजीत कौन थे और वह राजा बनने से पहले क्या काम करते थे? सभी लोग खामोश थे, कोई कुछ नहीं बोला। क्या हुआ तुम लोगों को? सांप सूंघ गया है क्या? तभी एक बहुत ही वृद्ध और सम्मानित व्यक्ति सामने आए और धीरे से बोले, महाराज, हम सब आपके पिता के सम्मान में चुप थे, परंतु
आप स्वयं सत्य जानना चाहते हैं तो सच्चाई यह है कि आपके पिता पहले इस महल में शाही खानसामा मतलब के एक रसोइया थे। वह महाराज और महल के लोगों के लिए रोटियां और भोजन बनाया करते थे। राजा जय सिंह यह सुन स्तब्ध रह गए। यह सत्य है महाराज। एक दिन राजा की इकलौती पुत्री का अपहरण हो गया था। उस राजा के कोई वारिस नहीं था। उन्होंने ऐलान किया कि जो भी उनकी पुत्री को सुरक्षित वापस लाएगा वह उसे अपनी राजगद्दी सौंप देंगे। आपके पिता रसोइया होते हुए भी बहुत बहुत बहादुर थे। उन्होंने 15 दिनों के भीतर भीतर राजकुमारी को खोज निकाला। राजा ने अपने वचन के मुताबिक उन्हें ये राजगद्दी सौंप दी। राजा बनने के बाद आपके पिता ने अपनी असली पहचान छुपा ली ताकि आने वाली नस्लें उन्हें खानदानी राजा समझे। राजा ने जब बूढ़े के मुंह से यह सत्य सुना तो उनके होश उड़ गए। हो, यह सब सच है? लेकिन उस कैदी को कैसे पता चला? उसे कैसे पता चला कि मैं एक रसोइया के घर में पैदा हुआ हूँ? राजा ने तुरंत अमर सिंह को फिर से हाजिर करवाया। उन्होंने गुस्से की जगह जिज्ञासा से उसे देखा। कैदी, तुम्हारी सारी बातें बिल्कुल सच साबित हुई। अब मुझे यह बताओ, तुम्हें हमारे बारे में कैसे पता चला कि मेरा जन्म एक शाही रसोइये के घर में हुआ है? कैदी अमर सिंह रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराया। महाराज, इसका उत्तर बहुत सरल है। यदि आप खानदानी या राजवंश के राजा होते तो आप मेरी अक्लमंदी और राज्य के बचाए गए धन के बदले मुझे बहुत बड़ा इनाम देते। आप मुझे शाही दरबारी या मुख्य सलाहकार ही रख लेते, लेकिन नहीं, आपने मुझे इनाम में सिर्फ 5 रोटी ही दी। महाराज, जिसने सारी उम्र रोटियां ही बनाई हो वह अपनी सीम खुशी में भी क्या देगा? वह रोटी ही देगा ना। और उनका यह गुण, रोटी देने का यह स्वभाव आपके भीतर भी आ गया है। इस तरह मैंने समझ लिया कि आप एक रसोइया के बेटे हैं। यह सुनकर राजा के होश उड़ गए। कैदी ने न केवल राजा का अतीत बताया बल्कि उनकी वर्तमान सोच और स्वभाव की भी सटीक व्याख्या कर दी। हो, तुम वास्तव में एक असाधारण व्यक्ति हो। मैं तुम्हारी सारी सजा माफ करता हूँ। क्या तुम अब खुश हो? जरूर महाराज, मैं अत्यंत प्रसन्न होगा। लेकिन आप यह तो जान लीजिए कि मैं किस अपराध की वजह से यहाँ कैद हूँ। आपने मेरी बुद्धि की परीक्षा ली, मेरी सजा भी माफ कर दी, लेकिन आपने यह पूछने की आवश्यकता भी नहीं समझी कि मैं यहाँ क्यों हूँ। क्या ये न्याय है? राजा जय सिंह को अपनी भूल का एहसास हुआ। हो, तुम सही कहते हो। यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी। बताओ मुझे, तुम्हारा क्या अपराध है? महाराज, सच बहुत गहरा है। उस सत्य को जानने के बाद आपका और भी अपमान होगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि पहले आप सभी दरबारियों और सैनिकों को यहाँ से बाहर भेज दें। मैं यह बात सिर्फ आपको अकेले में बताना चाहूंगा। राजा जयसिंह की बेचैनी बढ़ गई। वह जानना चाहते थे कि आखिर यह व्यक्ति कौन है। हो, तुम सच क्यों नहीं बताते? मैं इन्हें क्यों बाहर भेजूं? आखिर बात क्या है? राजा की परेशानी देखकर अमर सिंह ने साहस से कहा। महाराज, तो सुनिए सच। मैं कोई अपराधी या साधारण कैदी नहीं हूँ। मैं उस राजा की पुत्री का बेटा हूँ जिसकी राजगद्दी पर आज आप बैठे हुए हैं। राजा जयसिंह और वहां मौजूद सैनिक दरबारी स्तब्ध रह गए। वह राजा मेरे नाना थे जिन्होंने अपने वचन के अनुसार आपके पिता शाही खानसामा को यह गद्दी सौंपी थी। परंतु मेरे नाना की मृत्यु के बाद आपके पिता को डर था कि हम राजपाट में हिस्सा न मांग ले। राजा जयसिंह के चेहरे का रंग उड़ गया। इसी डर के कारण आपके पिता विक्रमजीत ने मेरे माता पिता और मुझे कैद में डाल दिया था। हम इसी बात की सजा वर्षों से भुगत रहे हैं। कैद खाने की यातनाओं को सहते हुए मेरे माता पिता ने वहीं दम तोड़ दिया और अंत आपके पिता ने हमारे खानदान को हमेशा समाप्त करने के लिए मुझे भी मृत्यु दंड की सजा सुनाई थी। उन्होंने आदेश तो जारी कर दिया था, लेकिन मुझे मृत्यु दंड दिए जाने से पहले ही वह खुद इस दुनिया से चल बसे। शायद ईश्वर यही चाहता था और आपके गद्दी पर बैठते ही आपने मेरा अपराध जाने बिना उसी अन्यायपूर्ण फैसले को आगे बढ़ा दिया। यह सुनकर राजा जय सिंह की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सिर झुका लिया। राजा शर्मिंदगी से कैदी के पास आ खड़े हुए। हो, मैं अपने पिता के ऐसे क्रूर और अन्यायपूर्ण व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा हूँ।
यह मेरे राज्य के इतिहास पर एक काला धब्बा है। मुझे बहुत दुख है अमर सिंह। अमर सिंह, मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है। आज से तुम्हारी सारी मुसीबतें खत्म है। अब तुम्हें वह सम्मान और पद मिलेगा जिसके तुम सच्चे हकदार हो। मैं तुम्हें अपने मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त करता हूं। तुम अपनी बुद्धि से इस राज्य का मार्गदर्शन करोगे। जिस स्थान के तुम हकदार हो वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। धन्यवाद महाराज, आपने ना सिर्फ मुझे जीवन दान दिया बल्कि बरसों बाद न्याय की स्थापना भी की है। मैं अपनी पूरी निष्ठा और बुद्धि से इस राज्य की सेवा करूंगा। एक अनजाना यात्री जिसका अतीत खुद रहस्य से भरा है, रत्नगढ़ के उस फूले बिसरे महल की ओर बढ़ रहा है। आगे कुछ ही दूर एक टूटा फूटा मील का पत्थर पड़ा था जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, रत्नगढ़ 7 कोस दूर। यही जगह है, यही वो नाम जो मैंने उस अंत जले नक्शे में देखा था जहां मेरा भाई गया था और फिर कभी वापस नहीं लौटा। इतना कहकर यात्री रतनगढ़ राज्य की ओर निकल पड़ता है। दूसरी तरफ महल का एक गुप्त कमरा जहां पर एक स्त्री पुराने आईने के सामने बैठी है। आज कितनी पूर्णिमाएं बीत गईं, लेकिन तेरा चेहरा अब भी दिखता है इस आईने में। आखिर क्यों नहीं मिटती तेरी छवि? मैंने तो सबकी बलि दे दी, सबकी। आईने में खड़ी राजकुमारी का अचानक चेहरा बदलता है। क्योंकि तू अब खुद एक परछाई है, बलि अभी भी बाकी है। अगला आएगा, वह सब बदलेगा और मुझे जीवन देगा। नहीं, मैं सबको खत्म कर दूंगी। मैं अब फिर से नहीं रोना चाहती। मुझे अब इससे मुक्त होना है। उधर यात्री धीरे धीरे महल के पास पहुंच चुका था। यात्री महल की ओर देखता है। मैं आ गया रतनगढ़, अब देखना है तेरा रहस्य क्या है। पहली पूर्णिमा की रात यात्री अब महल में एक पुराने कक्ष में सो रहा था। महल का सबसे ऊपरी कक्ष जहां एक चक्र बना हुआ है। बीच में एक आदमी घुटनों पर गिरा हुआ पूरी तरह बेहोश है। उसके गले में लाल धागा बंधा है। तेरी आत्मा भारी हो चुकी है। अब ये चक्र प्यासा है, चांद गवाह है, बलि पूरी होगी। आकस बल्लोरम स्वाहा द्रुमम पस नक्यंती। चक्र के चारों ओर लाल रोशनी फैलती है और उसका शरीर हवा में उड़कर चक्र के बीच समा जाता है। अब मैं 7 रातें और सुरक्षित रहूंगी। यात्री उठता है और महल में अफरा तफरी मची होती है। एक सेवक रोते हुए आता है। श्रीमान श्रीमान, भक्त बाबू नहीं मिले। उनके कमरे में सिर्फ एक लाल धागा पड़ा था और वहाँ अजीब से शब्द दीवार पर खुंदे हुए थे। वहाँ लिखा था, जिसे चांद ने चुना वह सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। यहाँ कुछ तो है, कोई तांत्रिक विधि, कोई शक्ति जो बलि से जुड़ी है। और ये धुन, ये मंत्र, इस सब के पीछे कौन हो सकता है? सेवक, क्या किसी ने किसी को इसके कक्ष में आते हुए देखा? नहीं श्रीमान, किसी को कुछ नहीं पता चलता कि इसके पीछे कौन है। हाँ, लेकिन कुछ माह पहले एक हट्टा खट्टा युवक आया था आपके जैसा। मेरे जैसा? हाँ श्रीमान, उसने राजकुमारी पर दोष लगाया था कि राज्य में जो हत्याएं हो रही हैं वह सब राजकुमारी की ही साजिश है। राजा इस बात से क्रोधित हो गई और उसे कारागार में डाल दिया। किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वह युवक सच कह रहा था या नहीं। ओह, तो मेरा भाई सच जान चुका था, लेकिन उसकी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। मुझे अपने भाई को रिहा करना है और सच सामने लाना है। यात्री अब अपने भाई को बचाने की, सच को सामने लाने की और उस रहस्य को उजागर करने की योजना बना रहा था जो महल की दीवारों में दफन था। दूसरी तरफ महल की छत पर मृणालिनी खड़ी है। असल में राजकुमारी एक श्राप से ग्रस्त है जिसमें उसे हर पूर्णिमा की रात को किसी पुरुष की आत्मा चक्र में अर्पित करनी होती है ताकि वो खुद इंसान बनी रहे। उस रक्त चक्र को किसी ने बनाया था और उसका नाम अब तक कोई नहीं जानता, लेकिन वो नाम उस आईने के पीछे छिपा था
जिसके अंदर जो भी जाता वह वापस जिंदा नहीं लौटता। रात्रि के समय उधर रात के अंधेरे में छिपकर यात्री कारागार तक पहुंचता है। वहां उसका भाई जंजीरों में जकड़ा था। बड़े भैया, अरे छोटे भाई, तुम आ गए। मुझे पूरा यकीन था कि तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ जरूर आओगे। बड़े भैया, मैं तुम्हें यहाँ से निकालने आया हूँ। आखिर सच क्या है भैया, मुझे बताइए। छोटे भाई सुनो, राजकुमारी ही हर पूर्णिमा की रात को एक बलि लेती है। मैंने उसे अपनी इन्हीं आंखों से देखा था, लेकिन भैया मेरी बात पर किसी ने विश्वास ही नहीं किया। बड़े भैया, हमें यह सब रोकना होगा, लेकिन कैसे? छोटे भाई, तुम छिपकर राजकुमारी के कक्ष में जरूर जाना, तुम्हें वहीं सच मिलेगा। मुझसे कुछ तो ऐसा छुपा है जो मैं वहाँ जान नहीं सका। लेकिन भैया, राजकुमारी को आखिर यह शक्ति मिली कहाँ से? मैंने महल की लाइब्रेरी से एक पुरानी ग्रंथ पढ़ी थी, जिसके सारे पन्ने तो फटे थे, लेकिन एक पन्ने पर लिखा था कि सच वहाँ है जहाँ आईना झूठ दिखाता है। यहाँ पहेली किसी गहरे रहस्य की ओर इशारा करती है, और यही हमें उस शक्ति को रोकने का उपाय दिखाएगी। ओह, इसका मतलब मुझे सभी सवालों के जवाब उसी स्थान पर मिलेगा जहाँ आईना झूठ दिखाता है। मुझे महल में उस जगह को ढूंढना होगा। लेकिन भैया ध्यान से, इसमें तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। तभी वह यात्री राजकुमारी के कक्ष में पहुंचता है और आसपास सभी और पुरानी चीजें देखता है। तभी वह एक शीशे के सामने आता है। वो शीशे को देखता है, लेकिन उसमें उसका प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता। अरे ये क्या है? इसमें तो मैं दिखाई नहीं दे रहा। मेरा चेहरा कहाँ है? भैया ने कहा था उस ग्रंथ के आखिरी पन्ने पे लिखा था सच वहाँ है जहाँ आईना झूठ दिखाता है। हो ना हो ये वही आईना है जिसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। जरूर इस आईने के पीछे ही सच है। वो शीशे को छूता है तो वह अचानक वहां से गायब हो जाता और एक अजीब जगह में दाखिल हो जाता जहां सिर्फ मिसाल जल रही थी। यात्री अंदर जाता है। दीवार पर एक लाल रंग की भाषा में कुछ लिखा था और बीच में वही रक्त चक्र बना था, लेकिन अधूरा। द्रगन शाह मृणालिनी का पिता नहीं था, वो बंधु नहीं था, वो एक पिशाच था। हमने उसे राजपुरोहित समझा, पर वो कुछ और था। उसने मृणालिनी को शक्ति दी और उसके बदले चक्र मांगा। अब हर पूर्णिमा की रात वो मुझसे एक आत्मा मांगता है। अगर मैं न दूं तो मेरी आत्मा ले लेता है। मुझे मत मानो दोषी, मैंने सिर्फ वही किया जो मुझे जीवित रखने के लिए करना पड़ा। नीचे नाम लिखा था, मृणालिनी। तो यह बलि उसकी इच्छा नहीं, मजबूरी है, या फिर उसने अब उस पिशाच से समझौता कर लिया है। तभी कमरे की दीवार पर एक और पंक्ति चमकती है। जब चक्र पूरा होगा वह जागेगा, उसकी आत्मा उसके शरीर को पालेगी और वह दोबारा जीवित होगा। कौन है वो जो जीवित होने के लिए हर पूर्णमासी को एक बलि लेता है? मुझे इस रहस्य की तह तक पहुंचना है। तभी वह यात्री आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते हुए वह एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां कोई चक्र बना था और पास में इंसानी खोपड़ियां। वही एक पुरानी किताब पढ़ी थी, लाल धागे से बंधी हुई, जिसमें था एक बड़ा रहस्य। यात्री उस किताब को उठाता है और पढ़ने लगता है। बहुत समय पहले रत्नगढ़ की सीमाओं से भी बाहर एक काला नगर था, धूमवृक्ष। वहां का सबसे तेज, सबसे ज्ञानी और सबसे डरावना तांत्रिक था द्रगन शाह। द्रगन शाह का जन्म किसी औरत की कोख से नहीं, बल्कि एक अधूरी यज्ञ वेदी से हुआ था, जहां एक बलिदान अधूरा रह गया था। उसकी पहली सांस ही मृत्यु की गंध थी। उसे तंत्र, रक्त और आत्माओं से बात करना आता था। मृत आत्माएं उससे सलाह लेने आती थी। राजाओं ने उसे बुलाया, रानियों ने उसे सोने में तौला, पर राजा विक्रम ने उसे दफनाया। एक दिन राजा विक्रम ने उसे बंदी बनाकर अपने महल में बुलाया। जिसे हर रात मृत आत्माएं मिलने आए, वो जीवितों का सलाहकार नहीं हो सकता। दर्गनशा, तुम्हें निवारिश किया जाता है। तुमने मुझे दूर किया है, पर जब तुम्हारा ही खून मेरे चक्कर में गिरेगा, तब तुम्हारी ही संतान मेरी रानी होगी। सैनिकों, इसे किले की गहराइयों में दफना दिया जाए। इसकी जुबान काट दी जाए और हड्डियों में लोहे के छल्ले डाले जाएं, ताकि यह ना बोले, ना देखे और ना ही हिले। तभी राजा के सैनिक उसे महल की एक जगह पर दफना देते हैं,
लेकिन राजा विक्रम भूल गया था कि पिशाच मरते नहीं, वह सिर्फ सोते हैं। राजा विक्रम को लगा कि द्रगन शाह मारा गया, पर दरअसल में द्रगन शाह ने स्वयं को छिपा लिया और अपनी आत्मा को रानी की गर्भ से बांध दिया। महीनों बाद मृणालिनी का जन्म हुआ। वह शुरू में साधारण थी, लेकिन धीरे धीरे द्रगन शाह की आत्मा ने जागना शुरू किया। अब सच्चाई ये है, द्रगन शाह कभी मरा नहीं। वह अब राजकुमारी के अंदर सो रहा था। हर बलि के साथ वो उसके माध्यम से खुद को फिर से जीवित कर रहा है। ओह, तो इसके पीछे वह पिशाच है जो खुद को जीवित कर रहा है। तभी वहां एक आवाज का स्वर सुनाई देता है। क्यों आए हो यहाँ मनुष्य? मैं राजकुमारी को इस बंधन से मुक्त करने आया हूँ। राजकुमारी मेरी रक्षक है और मैं उसका स्वामी। जिस रात उसे जन्म मिला उसी रात मैंने उसका शरीर लिया। तुम मैं वो हूँ जिसे नाम देने से जहर फैलता है। मैं वो हूँ जिसे भूख ने जन्मा और नफरत ने पाला। राजा विक्रम ने मुझे दफनाया, पर उसकी बेटी ने मुझे जगाया। अब तू सच जान गया है, इसलिए इस पूर्णिमा की रात को बलि चढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। महल के बाहर तेज आंधी चल रही थी। तभी एक वृद्ध महात्मा उस रास्ते से गुजरते हैं। जैसे ही उनकी दृष्टि महल पर पड़ती है, वे ठिठक जाते हैं। उनकी आंखों में चिंता उभर आती है। यह महल, यहाँ सीमित अंधकार फैला हुआ है। कोई भयंकर शक्ति जागने वाली है। अगर उसे नहीं रोका गया तो यह समुच्चे राज्य को विनाश में धकेल देगा। महात्मा महल के द्वार पर पहुंचते हैं। वे बिना किसी रोक टोक के भीतर प्रवेश कर जाते हैं और राजा के पास पहुंचते हैं। महात्मा जी, आपका स्वागत है। कृपया बताइए, किस कारण आपने इस महल में आने का कष्ट किया? राजन, मैं इस राज्य के भविष्य को देख कर आया हूँ। बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। एक महाविनाश इस महल की ओर बढ़ रहा है। महात्मा जी, आप किस अनर्थ की बात कर रहे हैं? राजन, क्या आपको ज्ञात है कि इस राज्य में हर पूर्णिमा की रात लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे हैं? इसका कारण कोई जंगली जानवर या कोई डाकू नहीं, बल्कि आपकी अपनी पुत्री राजकुमारी है। राजा हैरान रह जाता है। वह क्रोध और अविश्वास के मिश्रण में महात्मा की ओर देखता है। ये क्या कह रहे हैं महात्मा? मेरी पुत्री ऐसा कैसे कर सकती है? ये असंभव है। राजन, स्मरण करो, वर्षों पहले तुमने एक भयानक तांत्रिक को महल की 4 दीवारों में जिंदा दफना दिया था। तुम्हें लगा कि वह मर चुका है, लेकिन नहीं, पिशाच कभी नहीं मरते। वह बस सो जाते हैं और अब वह तुम्हारी पुत्री के माध्यम से जाग चुका है। लेकिन महाराज, वो तो जरूरी था। उस बलि से ही राज्य में सुख शांति आई थी। सुख शांति नहीं राजन, अंधकार का बीज बोया गया था उस दिन, और अब वही बीज आपकी बेटी के भीतर शरीर में फल बन चुका है। उस बलि का श्राप ही है जो दर्ग नशा को जगा रहा है। राजा का चेहरा भय और अपराध बोध से भर जाता है। हर पूर्णिमा की रात वह राजकुमारी के माध्यम से लोगों की बलि लेता है और अपनी आत्मा को मृत शरीर से जोड़ता है। लेकिन यह राजकुमारी का दोष नहीं है, वह इस भयंकर सच्चाई से अनजान है। अगर आप सही समय रहते नहीं चेते तो यह महल सिर्फ पत्थरों का मकबरा बन जाएगा। महात्मा जी, अब क्या किया जाए? राजकुमारी को इस अभिशाप से कैसे मुक्त किया जा सकता है? राजन, राजकुमारी ही नहीं, एक और प्राण भी उसकी कैद में है, और कल पूर्णिमा की आखिरी रात होगी। अगर उसने अगली बलि चढ़ा दी तो वह पूरी तरह अमर हो जाएगा और फिर उसे कोई नहीं रोक पाएगा। महात्मा, हमें बताइए कि उसे कैसे रोका जाए। कृपया करें, मेरी बेटी को बचा लीजिए। अगर उसमें अंधकार समा गया है तो उसे बाहर निकालिए। मैं सिर्फ एक पिता बनकर आपसे विनती कर रहा हूँ। राजन, बस एक ही उपाय है, बलि को रोकना होगा। हमें उसे रुकवाना होगा, चाहे जैसे भी। अगर अगली बलि पूर्ण हुई तो दर्गनशा फिर से जन्म लेगा और इस बार उसे कोई नहीं रोक पाएगा। राजन, हमें उस युवक को मुक्त करना होगा जिसे तुमने पिछले 4 माह से बंदी बना रखा है। वह सत्य कह रहा था, हमें उसकी सहायता की आवश्यकता होगी। अगर उसकी आत्मा को
राजकुमारी के शरीर से अलग कर दिया गया तो शायद वह तांत्रिक फिर से सो सकता है। राजा तुरंत अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि युवक को कारागार से मुक्त किया जाए। कुछ ही पलों में युवक को महात्मा के सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो अब आपको मेरे शब्दों पर विश्वास हुआ। राजन, बहुत देर हो चुकी है, लेकिन अगर हम साथ मिलकर काम करें तो इस अभिशाप को रोका जा सकता है। युवक सही कह रहा है, लेकिन ध्यान रहे, पिशाच को मारा नहीं जा सकता, उसे बस रोका और कैद किया जा सकता है। अब वक्त बहुत कम है, हमें उस तांत्रिक की कब्र से उसकी हड्डियां निकालनी होगी ताकि उसकी आत्मा कोई नया शरीर ना बना सके। लेकिन उसकी आत्मा तो बस एक साया थी। नहीं राजन, वह एक पिशाच है, एक आत्माओं का संग्रह जो अपनी अगली निवास शक्ति ढूंढ रहा है। अगर उसे हड्डियां मिल गई तो वह आपकी बेटी का शरीर ले लेगा। मैं तुम्हें ये तावीज देता हूँ, इसे राजकुमारी के गले में डाल दो। ठीक है साधु महाराज, तो हमें जल्द से जल्द उस तांत्रिक की हड्डियों को निकालना होगा। हाँ, लेकिन याद रखो, राजकुमारी हमें रोकने जरूर आएगी। वह अब पूर्ण रूप से हमारे वश में नहीं रही, वह पिशाच का ही एक हिस्सा बन चुकी है। हमें हर हाल में उसे बलि पूरी करने से रोकना होगा, और जब तक हम हड्डियां नष्ट ना कर दें, हमें उसे उस तक पहुंचने नहीं देना है। सभी उसी जगह पहुंचते हैं जहां द्रगन शाह को दफनाया गया था। साधु महाराज, यही है वह जगह जहां पर उस तांत्रिक को दफनाया गया था। जमीन से द्रगन शाह की हड्डियों को निकाला जाता है। अब इन हड्डियों को पंचरत्नों की अग्नि में भस्म करना होगा। तैयारी करो, एक चक्कर और सब खत्म। हे पंचतत्वों के रक्षक, इस अधूरी आत्मा को अग्नि में संप्रीत करते हैं, जिससे ना वो अब शरीर ले सके और ना ही आत्माओं को बांध सके। अभी नहीं जली तो आत्मा वापस आ जाएगी। जल जा हे श्रापित देह, जल जा। हे अग्निदेव, मेरी पुत्री को मुक्त कर दो और इस राज्य को बचा लो। अंत में तेज आग की लपटों में हड्डियां जल चुकी थी। अब केवल वह एक ही बंधन बाकी है, वह शीशा जिसमें उस तांत्रिक की आत्मा का मूल कैद है। जब तक वह टूटेगा नहीं, उसकी छाया कहीं ना कहीं जीवित रहेगी। तो साधु महाराज, उसे भी तोड़ दो। मैं नहीं चाहता कि फिर से कोई मेरी तरह अंधकार का शिकार बने। जैसे ही वह बड़ा शीशा टूटता है, उसके भीतर से उस तांत्रिक की आत्मा तेजी से निकलती है। मैं अमर हूँ, मैं वो विचार, वो दर्द हूँ जिसे तुम कभी मिटा नहीं सकते। ओम कपालिनी स्वाहा, तम बंधनी स्वाहा। तू अमर नहीं, अब तू केवल एक कैदी है इस बोतल का। तभी साधु अपने झोले से एक छोटी पारदर्शी शीशे की बोतल निकालते हैं, जिस पर प्राचीन मंत्र खुदे हुए थे। बोतल में से हल्की रोशनी निकलती है और आत्मा को खींचने लगती है। कुछ ही क्षणों में पूरी आत्मा उस बोतल में समा जाती है। क्या वो पूरी तरह से बंद हो चुका है? हाँ राजन, पर यह केवल कैद है, विनाश नहीं। इस बोतल को किसी ऐसे स्थान पर दफनाना होगा जहाँ कोई जीव, कोई लालच कभी ना पहुँच सके। साधु महाराज, आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे अपनी जीवन की सबसे सुरक्षित भूमि में रखवाऊंगा, जहाँ कोई भी उसका नाम भी ना ले सके। हाँ, तो समझ लेना राजन, यह युग बच जाएगा। यात्री को अपना बड़ा भाई मिल गया और राजा को अपनी पुत्री